A very good afternoon to all the participants of this webinar from DTRT I Lucknow. I am Arvind Mishra, Deputy Director, and today is 21st of August, and today's afternoon webinar is on bank reconciliation statement. So, since till yesterday we had completed a part of the lecture, and today we will be continuing from where we left yesterday. तो आज हम पढ़ेंगे प्रोसीजर फॉर रिकंसाइलिंग द कैश बुक बैलेंस विद द पासबुक बैलेंस। कैश बुक बैलेंस को पासबुक बैलेंस से कैसे मिलान किया जाए, उसका प्रोसीजर क्या है। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, स्टूडेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड दैट डेबिट बैलेंस जो एज पर कैश बुक होता है, उसका मतलब ये होता है जो भी डिपॉजिट बैंक में है या जो कैश बैंक में है या जो क्रेडिट बैलेंस है एज पर आवर पासबुक। सिमिलरली जब हम कहते हैं कि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, उसका मतलब होता है कि डिपॉजिट्स के ऊपर एक्सेस कितना बैलेंस है जो विड्रॉ करा गया है, यानी एक्सेस अमाउंट ओवर डिपॉजिट्स विड्रॉन बाय द अकाउंट होल्डर। क्योंकि जब क्रेडिट बैलेंस होता है कैश बुक में, तो इसका मतलब पैसा निकाला गया है, तो कितना एक्सेस निकाला गया डिपॉजिट्स के ऊपर, या ओवरड्राफ्ट बैलेंस कितना है। जब हम कहते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो इसका मतलब हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस से होता है, या कितना पैसा ज़्यादा निकाल लिया गया है डिपॉजिट के मुकाबले में। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब होता है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। जो क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का है वही डेबिट बैलेंस पासबुक का होना चाहिए। इसी तरह से हमने इसके पहले कहा जो डेबिट बैलेंस कैश बुक का होना चाहिए वो क्रेडिट बैलेंस पासबुक का होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको जब रिकंसाइल करना है तो हम शुरू कर सकते हैं चार बैलेंसेस से। या तो कैश बुक के डेबिट बैलेंस से शुरू कर सकते हैं, या कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस से शुरू कर सकते हैं, या हम शुरुआत कर सकते हैं पासबुक के डेबिट बैलेंस से, या हम पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से शुरुआत कर सकते हैं रिकंसाइल करने की। तो इन चार तरीकों से शुरुआत कर सकते हैं। रिकंसिलिएशन करते वक्त हमें निम्नलिखित टाइप की प्रॉब्लम जो है वो होती हैं। जैसे एक तो यह है कि व्हेन कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस आर गिवन, जब हमको कारण मालूम है कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। दूसरा, जब कारण नहीं मालूम है। और जब कारण मालूम है तो इसका रिकंसिलिएशन या तो बिना कैश बुक के एडजस्ट किए भी हो सकता है, और या रिकंसिलिएशन कैश बुक के एडजस्ट करने के बाद होगा। और अगर हमको कारण ही नहीं पता तो हमको कैश बुक को एडजस्ट करने के बाद रिकंसिलिएशन होगा, या रिकंसिलिएशन आफ्टर एडजस्टिंग दी कैश बुक, बैंक बुक से मतलब होना चाहिए उसका। अब देखते हैं कि इन कैटेगरीज में किस तरह से हम ये डिफरेंसेस को रिकंसाइल करेंगे। जब हमें कॉज पता है तो स्टूडेंट जो है रिकंसिलिएशन शुरू कर सकता है कोई भी बैलेंस से शुरुआत कर, जो चार बैलेंसेस ऊपर दिए हैं, और उसके बाद आगे बढ़ सकता है। अगर हमको दोनों बुक्स के डिसएग्रीमेंट के कॉज पता हैं तो जो बैलेंस होगा दूसरी बुक का, या तो वो ज़्यादा होगा या कम होगा उन कारणों की वजह से। तो अगर जो बैलेंस है वो ज़्यादा है उन कारणों से, तो उस अमाउंट को जोड़ दीजिए, और अगर बैलेंस कम है तो उसको घटा दीजिए। उदाहरण के तौर पे
अगर हम रेकन्सिलेशन शुरू करते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक के को लेके शुरुआत करके, मतलब हमारे पास कैश बुक का डेबिट बैलेंस हमने पहले लिख दिया कि इतना डेबिट बैलेंस है कैश बुक का। उसके बाद एक चेक डिपॉजिट किया हमने बैंक में जो क्लियर नहीं हुआ था, तो चूंकि चेक क्लियर नहीं हुआ था, जो क्रेडिट बैलेंस था हमारे पासबुक में वो कम रह जाएगा। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पासबुक वुड बी लेस, क्योंकि वो चेक जो है अभी क्लियर नहीं हुआ। अगर जब चेक क्लियर हो जाएगा तो हमारा पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, लेकिन जब तक चेक क्लियर नहीं हुआ तब तक पासबुक का बैलेंस कम है। तो इस केस में जो चेक का अमाउंट है ये हमने कैश बुक में डाल दिया था, यानी ऐड कर दिया था अपने कैश में, और अब हम उसको वहां से माइनस करेंगे। द अमाउंट ऑफ द चेक शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस, जिससे हम पासबुक के बैलेंस पे पहुंच जाएं। ये है रेकन्सिलेशन की प्रक्रिया। और उसी प्रकार से सारे के सारे एडजस्टमेंट करने के बाद बैलेंस एज पर अदर बुक हम निकाल सकते हैं, यानी एक बुक का एडजस्टमेंट करने के बाद दूसरे बुक का बैलेंस एज पर अदर बुक निकाला जा सकता है। ये ज़रूरी है नोट करना यहाँ पर कि अगर एक स्टूडेंट स्टार्ट करता है डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक से, तो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद अगर उसका बैलेंस जो आता है वो पॉजिटिव आता है, तब ये बात जानी जा सकती है कि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक क्या है। एंड इफ द बैलेंस इज नेगेटिव, अगर बैलेंस नेगेटिव है, देन वो कहा जाएगा कि ये डेबिट बैलेंस है एज पर पासबुक। अगर वो पॉजिटिव है तो हम कहेंगे क्रेडिट बैलेंस है एज पर पासबुक, और अगर नेगेटिव है तो वो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक कहेंगे हम उसको। क्योंकि पासबुक का अगर नेगेटिव बैलेंस होता है तो उसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं। अगर हमको कारण नहीं मालूम कि क्यों फर्क आ रहा है, तो हमको कंपेयर करना पड़ेगा डेबिट एंट्रीज को, कैश बुक की डेबिट एंट्रीज को पासबुक की क्रेडिट एंट्री से एक एक एंट्री का मिलान करना पड़ेगा, और पासबुक की एक एक एंट्री का मिलान जो है एक क्रेडिट मिलान कैश बुक की डेबिट एंट्री से करना पड़ेगा। और जो एंट्रीज आपस में टैली नहीं करेंगी वही कारण हो जाएंगी डिफरेंस का दोनों बुक्स में। और एक बार कारण हमने लोकेट कर लिया तो उनका जो असर है दोनों किताबों पर, दोनों बुक्स पे, उसका विश्लेषण किया जाएगा और फिर रेकन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार किया जाएगा, जिससे एक्चुअल बैंक बैलेंस हमारे पास आ जाए। यानी पहले हमें डिफरेंस पता लगा लेंगे किस कारण से, और वो कारण क्यों उत्पन्न हुआ वो हम एनालाइज कर लेंगे, और उसके बाद फिर रेकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना लेंगे। इस प्रोसीजर में जो स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान देना चाहिए, शुड ऑल्सो टेक इन टू केयर, यदि ओपनिंग बैलेंस दोनों बुक्स का किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां से वो बुक्स कंपेयर की जा रही थी टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ओपनिंग बैलेंस सेम नहीं है, इफ ओपनिंग बैलेंस इज नॉट द सेम, तो जो अनटिक्ड आइटम्स हैं उनको दो कैटेगरी में बांट देंगे। पहली कैटेगरी होगी जो रेकन्सिलेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड है, और दूसरी एंट्री होगी जो रेकन्सिलेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस से रिलेटेड। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे जॉली लिमिटेड है, उन्होंने ये एंट्री कर रखी है अपने कैश बुक में, और इसके नीचे जो एंट्रीज हैं वो उन्होंने अपने पासबुक में की हुई, कैश बुक एंड पासबुक। अब यहाँ पे अगर हम जब कंपेयर करते हैं कैश बुक और पासबुक, तो हमें ये पता चलता है कि दो एंट्री ऐसी हैं जो जो टिक नहीं हो पाई पासबुक में। टिक नहीं हो पाई यानी पासबुक में थी नहीं वो एंट्री, रिमेन अनटिक्ड इन पासबुक एंड दे डोंट अपीयर, मतलब सॉरी, वो पासबुक में है और वो टिक नहीं हो पाई, यानी जो वहां पे कैश बुक में नहीं है इसलिए टिक नहीं हो पाई।
दैट इज वो कैश बुक में नहीं है, पासबुक में है। जैसे एक चेक टू मिस्टर ए है 30,000, वो यहाँ पे है चेक टू मिस्टर ए 30,000, बैंक चार्जेस 2,000, बैंक चार्जेस 2,000, और एक्सेस विड्रॉल एज पर पासबुक इस हिसाब से 32,000 आ जाता है। पासबुक 32,000 का एक्सेस विड्रॉल दिखा रही है। ये दो एंट्रीज हमारे कैश बुक में हमको नजर नहीं आ रही। तो लेकिन बहरहाल अगर दो बुक्स के बीच में डिफरेंस हमने देखा केवल 2,000 का था और ओपनिंग बैलेंस का डिफरेंस 30,000 का है, तो हमको इसको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि ये जो 30,000 का डिफरेंस आ रहा है ये ओपनिंग बैलेंस से संबंधित है। ओपनिंग बैलेंस से क्यों संबंधित है? क्योंकि एक ऐसा आइटम है जो कि कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए था, जरूरी था पिछले महीने में जब वो चेक इशू किया गया रहा होगा और उस महीने के वो रेकन्सिलेशन आइटम के रूप में अपीयर हुआ होगा। चूंकि इसको बैंक को प्रेजेंट किया गया अप्रैल में, तो इसलिए अब इट हैज़ बीन नाउ रिकॉर्डेड नाउ बाय द बैंक। तो इसका संबंध, क्योंकि ये मंथली रेकन्सिलेशन होता है, तो इसका संबंध ओपनिंग बैलेंस से है। और बैंक चार्जेस का संबंध जो है वो क्लोजिंग बैलेंस से है, क्योंकि ये बैंक ने चार्ज कर दिया लेकिन बुक्स में हमारे रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो ये वर्गीकरण का सिस्टम है, कैसे हम रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस और रिगार्डिंग क्लोजिंग बैलेंस किस तरह से हम डिफरेंसेस है उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। और उसके बाद दो मेथड हैं रेकनसाइल करने के बैंक बैलेंसेस को। देयर आर फॉलोइंग टू मेथड्स ऑफ रेकनसाइलिंग द बैंक बैलेंसेस। पहला है बैंक रेकन्सिलिएशन स्टेटमेंट विदाउट प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक, जिसमें हम एडजस्टेड कैश बुक तैयार नहीं करते। फॉर रेकन्सिलिएशन पर्पज स्टूडेंट कोई भी चार बैलेंसेस ले लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे और वो प्रोसीड करते हैं, जो भी डिफरेंसेस के कॉज हैं उसके साथ उसको प्लस माइनस करते जाते हैं और दूसरी बुक का बैलेंस आ जाता है। तो इस बात को हमने जैसे पहले भी एक्सप्लेन किया, तो एक टेबल तैयार की गई है स्टूडेंट्स के रेडी रेफरेंस के लिए कि जब इस बैलेंस के प्रेजेंटेशन के हिसाब से जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है, फाइनल बैलेंस जो आएगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके वो दूसरी बुक का बैलेंस होगा। तो ये टेबल बनाई गई है, इसको समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि चेक डिपॉजिट हो गया लेकिन क्लियर नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि हमने उसको कैश बुक में डाल दिया था लेकिन बैंक बुक में वो चेक नहीं आया है, यानी बैंक के पासबुक में वो चेक नहीं आया है। तो क्या करेंगे हम कैश बुक में उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे उस केस में, और अनफेवरेबल बैलेंस अगर है तो एज पर कैश बुक, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस है तो ऐड करेंगे, अगर बैलेंस डेबिट में है तो उसको सब्ट्रैक्ट। इसी तरह से एज पर पासबुक अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ऐड करेंगे, एज पर पासबुक अगर डेबिट बैलेंस है तो उस अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमको क्या चेक करना है? हमको चेक करना है कि हमारा कैश बुक में डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, या पासबुक में हमारा डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। पहले ये चीज़ ये चेक करनी है। उसके हिसाब से फिर हमको देखना है डिफरेंस का कॉज क्या है, उसको ईयर मार्क करना है। उसके बाद इस टेबल में हम देख सकते हैं कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या क्या करना है। कहाँ से हमने शुरुआत की वहाँ से हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कैश बुक से शुरुआत की थी और कैश बुक में डेबिट बैलेंस था तो हम वहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं।
अगर हमारी कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस था तो हम इसी राशि को ऐड कर देते हैं। ये टेबल रेडी रेफरेंस के लिए है, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम्पल्स होंगे उसमें हम इसको और डिटेल में समझेंगे। और जो फाइनल बैलेंस हमारा आता है ऐड सब्ट्रैक्ट करके, ये आता है इफ आंसर इज पॉजिटिव। अगर अगर पहले कॉलम में आंसर पॉजिटिव है, देन favorable balance, credit balance as per cash passbook, and if negative, then unfavorable balance as per passbook. पॉजिटिव है तो हमको क्रेडिट लेना है, क्रेडिट हमको कहना है कि वो क्रेडिट बैलेंस आ गया हमारा पासबुक के हिसाब से। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो, और अगर नेगेटिव है तो हम कहेंगे ये एज पर पासबुक हमारा डेबिट बैलेंस। तो अब आते हैं, एक नीट स्टेटमेंट बनाना ज़रूरी है जिसमें कि हम रेकन्सिलेशन दिखाते हैं दोनों बैलेंसेस का। इलस्ट्रेशन 1 का एग्जांपल लेके हम स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं दोनों मेथड से, बैलेंस प्रेजेंटेशन मेथड से एंड प्लस एंड माइनस प्रेजेंटेशन मेथड से। तो पहला मेथड है एज पर बैलेंस प्रेजेंटेशन मेथड। ऊपर हमने इसके आंकड़े दिए हुए हैं, यानी बैलेंस एज पर पासबुक हमारा 2,43,000 था, वहां से हमने शुरू किया, और ये एज पर पासबुक जो बैलेंस था हमारा वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसके बाद हमने जो चेक डिपॉजिट किए लेकिन क्रेडिट नहीं हुए, तो हमने पासबुक से शुरुआत की है। जो चेक डिपॉजिट हो गया लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ, पासबुक के बैलेंस में से जो चेक डिपॉजिट हो गया था लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि वो चेक जो था वो पासबुक में अभी आया नहीं। और जब पासबुक में आ जाएगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एन कंपनी का जो चेक है उसको हम 1,05,000 रुपये 2,43,000 में से माइनस कर दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारा बैलेंस एज पर पासबुक जो हमारा बैलेंस है दैट इज 2,43,000 रुपीज, और नंदी एंड सन्स का भी बैलेंस में से माइनस कर दे रहे हैं ना 34,000 रुपीज। ये वो चेक्स हैं जो डिपॉजिट हुए थे लेकिन क्रेडिट नहीं हुए, और हमने शुरुआत की है बैलेंस एज पर पासबुक से, यानी कि वो जो कैश बुक है उसमें डेबिट हो गया होगा, लेकिन चेक यहाँ पे क्रेडिट नहीं हुए, तो हम इनको इनको यहाँ ऐड कर दे रहे हैं। और जो प्रीमियम पे किया गया था और बैंक चार्जेस पे किए गए थे जो पासबुक में एंटर हो गए हैं, लेकिन उनको कैश बुक में अभी एंट्री नहीं किया गया, तो हमें कैश बुक तक जाना है। कैश बुक में ये एंट्री नहीं किए गए हैं, तो ऑब्वियस बात है कि जो 26,000 अमाउंट है ये कैश बुक में हम एंटर करेंगे तो ऐड हो जाएगा। इसी तरह से ये जो चेक डिपॉजिट हुए थे जो अभी एंट्री नहीं की गई थी जिनकी बैंक पासबुक में, उनकी एंट्री हम कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो 2,43,000 में ये चेक की एंट्री कर दी, 1,05,000, उसके बाद 34,000 की एंट्री कर दी। तो इस तरह से बैंक पासबुक का एक्चुअल बैलेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि कैश बुक से बाद में मैच करेगा, क्योंकि इनकी एंट्री कैश बुक में कर दी गई। और इसलिए कैश बुक तक पहुंचने के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा 2,43,000 में 1,05,000 और 34,000 हमने जोड़ा। जो प्रीमियम पेड और बैंक चार्जेस हैं वो पासबुक में हमने एंटर कर दिए हैं, लेकिन वो अभी कैश बुक में एंटर नहीं है। तो कैश बुक में क्योंकि एंटर नहीं है वो, लेकिन पासबुक में एंट्री उनकी एंट्री हो गई है।
तो इसलिए उस पासबुक से उसको घटाएंगे तब हम कैश बुक की तरफ जा पाएंगे, क्योंकि हमको कैश बुक में जाना है, कैश बुक की तरफ जाना है। चूंकि ये एंट्रीज पासबुक में हो गई लेकिन कैश बुक में तो है नहीं, तो कैश बुक तक जाने के लिए इनको घटाना चाहिए। और उसके बाद हमने कुछ चेक्स इशू किए थे लेकिन अभी प्रेजेंट नहीं किए हैं, तो चेक्स इशू कर दिए हमने, इसका मतलब हमारे कैश बुक में हमने माइनस कर दिया, लेकिन बैंक में अभी प्रस्तुत नहीं किए गए, यानी बैंक खाते में हमारे पास जो बैलेंस है वो अभी भी ज़्यादा बना हुआ है। चूंकि ज़्यादा बना हुआ है बैलेंस, हम इसको घटाएंगे, बैंक पासबुक के बैलेंस को हम घटाएंगे, 73,000 घटाएंगे, 78,000, क्योंकि ये चेक अभी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, हालांकि इशू कर दिए गए हैं, यानी कैश बुक में राशि कम है क्योंकि हमने वो चेक इशू दिखा दिया है, और इसलिए हमको बैंक बुक से कैश बुक की तरफ जाना है, इसलिए हम ये राशियाँ घटाएंगे, क्योंकि ये राशियाँ हमने कैश बुक में पहले ही घटा रखी है। उसके बाद जो भी इंटरेस्ट क्रेडिट किया गया बैंक के द्वारा, लेकिन अभी कैश बुक में एंटर नहीं किया गया, तो ये जो अमाउंट है इसको भी हम घटाएंगे, क्योंकि हमने अभी इसका एंट्री कैश बुक में की नहीं गई थी, लेकिन बैंक बैंक ने एंट्री कर दी थी, इसका मतलब बैंक के खाते में ज़्यादा पैसा आ गया था, अब हमें जाना है कैश बुक की तरफ, तो हम ये राशि 20,000 की घटाएंगे तो हमें 2,37,000 की राशि मिल जाएगी, और इस तरह से यही कैश बुक के अनुसार राशि है। तो ये जो बैंक, इसको और फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस पॉइंट को, कि जो प्रीमियम पेड बैंक चार्जेस हैं इनको हमने बैंक पासबुक से घटा दिया था, लेकिन कैश बुक में हमने घटाया नहीं था, यानी कैश बुक में राशि ज़्यादा है, इसलिए हम इस राशि को यहाँ जोड़ रहे हैं। सो दैट क्लैरिफाइज दिस पार्ट। दूसरी तरफ अगर हम कैश बुक से शुरू करते हैं तो क्या हो रहा है, हम बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू करते हैं, हमारे पास 2,37,000 का बैलेंस है कैश बुक में, हमने ये दो चेक इशू कर दिए, यानी कैश बुक का बैलेंस हमने कम कर दिया इशू करके, ये प्रस्तुत नहीं हुए, तो बैंक में हमारे पास ज़्यादा राशि है, तो इसलिए हमको ये राशि जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमें बैंक की तरफ जाना है, बैंक पासबुक की तरफ जाना है। तो दोनों राशियाँ जोड़ के 1,51,000 जोड़ दिया। उसके बाद हमने पासबुक में एंट्री कर दी थी इंटरेस्ट की, जो कैश बुक में नहीं थी, तो अब हम उसकी एंट्री कर देंगे, क्योंकि हमें बैंक पासबुक की तरफ जाना है, तो 20,000 हम ऐड कर दें। उसके बाद हमने कुछ चेक्स डाल दिए अपने अकाउंट में, मतलब रिसीव कर लिए, लेकिन अभी क्रेडिट नहीं हुआ, मतलब अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट भी कर दिया लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ। इसका मतलब कि अभी बैंक में कम पैसा है, कैश में ज़्यादा है, तो हम इसको घटाएंगे जिससे हम बैंक की तरफ बढ़ सकें। इसी तरह से प्रीमियम पेड और बैंक चार्जेस है, वो पासबुक में हमने उसकी एंट्री कर दी है और पासबुक को घटा दिया है, लेकिन कैश बुक में ज़्यादा है, कैश बुक से पासबुक की तरफ जाने के लिए ये भी घटाना पड़ेगा। इस तरह से बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। एक तरीका, पहला तरीका तो ये था, इसमें हम एज बैलेंस प्रेजेंटेशन मेथड है ये। दूसरा है प्लस एंड माइनस मेथड, प्लस एंड माइनस प्रेजेंटेशन मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक लिया हमने, अगर प्लस अमाउंट है तो इधर लिखेंगे, माइनस अमाउंट है तो इधर लिखेंगे। प्लस माइनस में प्लस वाले अमाउंट एक तरफ लिखते आते हैं, माइनस वाले अमाउंट दूसरी तरफ लिखते आते हैं। चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड हमने शुरू किया है बैलेंस एज पर कैश बुक से, तो ये राशियां जो जुड़ने वाली हैं ये इधर आती जाएंगी, जो घटने वाली राशियां हैं वो दूसरी तरफ जाती जाएंगी। तो इस प्रकार से हमारा बैलेंस बाद में बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा, दोनों राशियों को एंटर करने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो बैलेंस एज पर पासबुक है।
तो ये सिस्टम है प्लस माइनस प्रेजेंटेशन का, जिसमें प्लस एंट्री एक तरफ आती है, माइनस एंट्री दूसरी तरफ आती है। और एज पर बैलेंस प्रेजेंटेशन मेथड ये है कि बार बार हम बैलेंस ही लिखते जाते हैं। उसके बाद है इलस्ट्रेशन 2 पे। हमें कुछ पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, उससे हमको बीआरएस यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है जिंदल ऑफसेट लिमिटेड का। तो बैलेंस एज पर कैश बुक दिया 2,40,000 रुपये। यह आ गया बैलेंस एज पर कैश बुक 2,40,000 रुपये। चेक्स इशू किए गए लेकिन प्रस्तुत नहीं किए गए बैंक में 1,36,000 के। चेक इशू किए गए, इसका मतलब ये है कि बैंक में अभी वो चेक नहीं गए हैं, हमने यहाँ राशि माइनस कर दी है, जबकि बैंक में राशि ज़्यादा है, तो बैंक की तरफ जाने के लिए हमको ये ऐड करने पड़ेंगे। 1,36,000 ने ऐड कर दिया। उसके बाद इंटरेस्ट जो क्रेडिट किया था बैंक ने वो 1,250 था, लेकिन कैश बुक में अमाउंट नहीं था, उसको जोड़ देंगे क्योंकि हमें बैंक की तरफ जाना है। उसके बाद जो चेक डिपॉजिट हुए लेकिन क्लियर नहीं हुए हैं उनको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि चेक तो डिपॉजिट कर दिए हमने, और इसका मतलब कि हमने बैंक कैश की राशि बढ़ा ली है लेकिन बैंक में कम है, तो बैंक की तरफ जाने के लिए हमको कम करना पड़ेगा, और करके बैलेंस एज पर पासबुक आ जाता है। इसके बाद देखते हैं इलस्ट्रेशन 3। 31 मार्च 2017 को बैंक पासबुक नम्रता की बैलेंस दिखा रही थी 1.5 लाख रुपए, जो उसका क्रेडिट का बैलेंस था बैंक पासबुक में, टू हर क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने लिखा 1.5 लाख रुपए क्रेडिट बैलेंस नम्रता की पासबुक में। नम्रता की पासबुक से हमने शुरू किया। उसके बाद उसने कुछ चेक इशू किए हैं। अच्छा, उसका बैलेंस एज पर कैश बुक भी दिया हुआ है 1,12,050 रुपये। अब डिफरेंसेस के जो रीजंस थे वो ये निकले कि उसने चेक इशू किया 80,000 रुपये के, जिसमें से 32,000 रुपये के चेक ही पेमेंट के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। कहने का मतलब कि 48,000 रुपये के चेक अभी प्रस्तुत नहीं किए गए, इशू कर दिए गए हैं। तो जब हमने पासबुक से शुरू किया है तो पासबुक की राशि ज़्यादा है और कैश बुक की राशि कम है, क्योंकि वो चेक इशू हो गए हैं 48 के। तो यहाँ लिखा है, उसको हम कम कर देंगे इसीलिए बैंक पासबुक से 48,000। ऐसे ही जो जो चेक हमने डिपॉजिट कर दिए लेकिन क्लियर नहीं हुए, वो हम जोड़ देंगे, क्योंकि वो डिपॉजिट चेक कर दिए लेकिन क्लियर नहीं हुआ। क्या मतलब ये हुआ कि बैंक की राशि कम है, तो कैश तक ले आने के लिए ये जोड़ना पड़ेगा। ऐसी चेक जो कैश बुक में रिकॉर्ड किए गए हैं लेकिन डिपॉजिट नहीं किए गए, इसका मतलब कि हमने दिखा दिया कि डिपॉजिट हो गया, तो कैश बुक में राशि ज़्यादा है, पासबुक में कम है, तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा पासबुक में जाने की तरफ जाने के लिए। फिर बैंक चार्जेस को बैंक ने डेबिट किया 250 रुपये, और बैंक ने चूंकि डेबिट कर दिया तो हमें बैंक से कैश की तरफ जाना है, कैश की राशि ज़्यादा है, तो उसमें हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह से सारे राशियाँ ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद अमाउंट डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में अमाउंट डिपॉजिटेड नहीं दिखाई गई है, तो इसलिए कैश बुक की राशि कम है और बैंक की ज़्यादा है, तो ये राशि माइनस कर दी जाएगी। ऐसे करते हुए हम कैश बुक के बैलेंस पे पहुंच जाते हैं। इलस्ट्रेशन 4 एक आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ते हैं। उसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं, जिसको कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। नाउ ये एडजस्टेड कैश बुक क्या चीज़ होती है? जब भी
कैश बुक में जो बैलेंस है उसको हम पहले एडजस्ट करते हैं कुछ एडजस्टमेंट्स के लिए। इसके पहले कि हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में उसको ले जाएं, तब उसको कहते हैं एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस। एडजस्टिंग द कैश बुक बिफोर प्रिपेयरिंग द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, यानी बीआरएस तैयार करने से पहले कैश बुक का एडजस्ट किया जाता है। ये काम हालांकि कंप्लीटली ऑप्शनल है अगर रिकन्सिलिएशन को किया जाता है अलग अलग महीनों में, लेकिन अगर रिकन्सिलिएशन को साल के अंत में किया जाना है तो ये काम, या फाइनेंशियल ईयर के अंत में किया जाना है तो ये काम ज़रूरी हो जाता है, और कैश बुक का एडजस्ट करना ज़रूरी हो जाता है जिससे कि करेक्ट बैंक बैलेंस शीट में दिखा पाए। अब ये जो एडजस्टमेंट्स हैं कैश बुक के, हम फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स को कंसिडर करेंगे। जैसे सारे के सारी जो गलतियां हैं, जैसे जो गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया गया कैश बुक में, या जो एंट्री 2 बार पोस्ट कर दी कैश बुक में, या बैलेंस को ज़्यादा टोटल कर लिया या कम टोटल कर लिया, ओवर कास्टिंग अंडर कास्टिंग, ये एरर्स हैं। फिर दूसरे होते हैं ओमिशन, यानी जो छूट जाती हैं चीज़ें, जैसे बैंक चार्जेस किए गए थे पासबुक में, केवल कैश बुक में नहीं किया। इंटरेस्ट जो बैंक ने डेबिट किया हमने कैश बुक में नहीं किया। जो डायरेक्ट पैसा आया बैंक के पास, बैंक ने तो क्रेडिट कर दिया, हमने नहीं किया कैश बुक में। फिर जो चेक डिसऑनर हुए वो उसका जो अमाउंट है, या ये सब जो छूट गए हैं चीज़ें, उनको ठीक किया जाता है। केवल ये ट्रांजैक्शंस कंसिडर किए जाते हैं एडजस्टिंग द कैश बुक के लिए, कैश बुक का एडजस्ट करने के लिए। और उसके बाद जो डिले का पॉइंट है कि जो रिकॉर्ड करने में डिले हो जाता है, टाइमिंग का जो डिफरेंस है, जैसे चेक इशू किए गए लेकिन प्रेजेंट नहीं किए गए पेमेंट के लिए, टाइमिंग का जो डिफरेंस है, जैसे चेक डिपॉजिट किए गए लेकिन कलेक्ट नहीं किए गए, और फिर ये सब भी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में ले जाए जाते हैं। ये सीधे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में ले आते हैं हम ये चीज़ें, और ये कैश बुक के एडजस्ट करने के टाइम इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो जब हम कैश बुक एडजस्ट कर लेते हैं तो हमारे पास एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस आ जाता है, और फिर उसको हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में ले जाते हैं। यानी ये 1 और 2 में जो राशियाँ लिखी हुई हैं, उन राशियों का एडजस्टमेंट करके हम एडजस्ट कर पाते कैश बुक को। यानी जो हमारे जो गलतियां हैं, जो ओमिशंस हैं, जो एरर्स हैं, जो ओमिशंस हैं, जैसे गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया गया कैश बुक में, उसको ठीक करना, या जो एंट्री 2 बार पोस्ट कर दी गई उसको 1 बार करना, और टोटल गलत कर दिया गया वो ठीक करना, बैंक चार्जेस को ठीक करना जो पासबुक में रिकॉर्ड कर दिए गए थे, ऐसी बैंक ने जो इंटरेस्ट डेबिट किया था वो कैश बुक में उसकी एंट्री करना। तो इस प्रकार से ये सब एडजस्टमेंट कैश बुक में करने के बाद हमारे पास एक एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस आता है, और उस एडजस्टेड कैश बैलेंस से हम फिर बैंक पासबुक का मिलान करते हैं। तो मुख्य बात इसमें ये आ रही है कि जो भी एरर्स होते हैं जो कि पासबुक में हो रहे हैं, उनको कैश बुक में एडजस्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि गलतियां हो गई हैं, और उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। इसके लिए वो सीधे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में ले जाए जाते हैं। ओमिशंस जहाँ पे हो गया वो ठीक किए जा सकते हैं। जो भी एडजस्टमेंट कैश बुक एडजस्टेड कैश बुक में कंसिडर किए गए हैं उनको फिर से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में दोबारा से नहीं ले जाया जाता, क्योंकि उनको पहले ही कैश बुक में एडजस्ट कर दिया गया। तो जो चीज़ कैश बुक में ठीक कर दी गई है, अब उसको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। 30 सितंबर 2017 को एक्स का जो बैंक अकाउंट था, अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, जो कैश बुक की कॉलम थी, उसमें ओवरड्रॉन था 4062 से, और उसी तारीख को जो बैंक स्टेटमेंट था वो एक डेबिट बैलेंस दिखा रहा था 20,758 रुपये का,
यानी बैंक स्टेटमेंट में डेबिट बैलेंस इतने का है और कैश बुक में जो क्रेडिट बैलेंस है 4062 का। तो दोनों को एग्जामिन करने के बाद निम्नलिखित चीज़ें पता चली जो कि कारण डिफरेंसेस थे। हमको करना क्या है, वी हैव टू प्रिपेयर अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड। कैश बुक में क्या एडजस्टमेंट की ज़रूरत है वो पहले निकालना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि कैश बुक में एडजस्ट करने की ज़रूरत तब पड़ती है जो हमारे ओमिशन होते हैं, और उसके बाद हमको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश बुक में कुछ ठीक किया जा रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि एक चेक था 13,14,000 का, वो डिपॉजिट किया गया, लेकिन उसको क्रेडिट कर दिया गया बैंक में केवल 3 अक्टूबर को, और हम लोग 30 सितंबर को बना रहे हैं। यानी जो चेक डिपॉजिट किया गया था वहाँ पे कैश का अकाउंट में कैश का जो बैलेंस था एज पर कैश बुक वो ज़्यादा था, क्योंकि उसमें हमने चेक पर डिपॉजिट ले लिया था, लेकिन बैंक में अभी वो नहीं किया है, तो बैंक की राशि कम थी। इसके बारे में हम कैश बुक एडजस्टमेंट से कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई अगर ओमिशन है, जैसे बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 580 नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, ये कर सकते हैं। जो चीज़ 2 बार एंटर हो गई है उसके बारे में भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एरर है। और उसके बाद 1,40,000 के जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो डिस्काउंटेड कर दिया गया एक्स के द्वारा बैंक के साथ, और ये बिल डिसऑनर हो गए 28 सितंबर को, लेकिन कोई भी एंट्री उसकी नहीं की गई एक्स के बुक्स में। तो ये एक ओमिशन है, क्योंकि एंट्री की ही नहीं गई, और इसलिए 1,40,000 की हम एंट्री यहाँ पे कर देंगे कैश बुक में, क्योंकि ये एक ओमिशन के रूप में आता है, क्योंकि एंट्री ही नहीं की गई। और इस प्रकार से हमारा कैश बुक बन गया, जिसमें कि बैंक कॉलम भी है, बैंक कॉलम दिखाया जा रहा है। अब ये हमारे पास एडजस्टेड कैश बैलेंस आ गया 11,242 रुपये। अब यहाँ 11,242 से हम शुरुआत करेंगे। ये हमारा एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस, और उसके बाद जो एंट्रीज हमें करनी है बाकी की वो करते जाएंगे। चेक डिपॉजिटेड लेकिन कलेक्ट नहीं हुए, कहने का मतलब कि अगर चेक डिपॉजिट हुआ है कलेक्ट नहीं हुआ, यानी कि कैश बुक में ज़्यादा राशि लिखी हुई है, और ये हमारे पास जो बैलेंस था ये ओवरड्राफ्ट का था। चूंकि ओवरड्राफ्ट ऑलरेडी माइनस में था, तो ये अमाउंट इसमें 13 लाख जुड़ जाएगा। जो हमें ये भी देखना होता है कि शुरुआत का बैलेंस डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस। ऐसे ही चेक्स इशू किए गए लेकिन प्रेजेंट नहीं किए गए पेमेंट के लिए, यानी कि हमने कैश बुक में कम दिखा रखा था, लेकिन कैश बुक का जो बैलेंस था हमारा वो माइनस में था। चूंकि चेक इशू किए गए लेकिन प्रेजेंट नहीं किए गए, तो अगर पॉजिटिव होता तो हम ये कहते कि कैश बुक की राशि कम है, लेकिन यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी माइनस में था, तो हम कहेंगे कैश बुक की राशि ज़्यादा है, और इसलिए उसको घटा दें। ऐसे ही बैंक ने क्रेडिट किया गलती से 6 सितंबर को 20,000 रुपये, उसको भी घटा देंगे, क्योंकि बैंक ने इसको गलती से क्रेडिट कर दिया था। इस प्रकार से ये एक और इलस्ट्रेशन है। तो जितने भी बचे हुए इलस्ट्रेशन हैं वो हम
इलस्ट्रेशन 6 से शुरू करके और अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, इससे हमारा नेक्स्ट लेक्चर इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। 6 और उसके बाद 7, 8, 9 और 10, तो इनको हम देखेंगे। 5 इलस्ट्रेशन हम कल करेंगे और इनको करके और उसके बाद ये हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। So with that we end this session.